हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में विलियन के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम हेनरी का नियम को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। ये चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, उत्तराखंड बोर्ड में कई बार पूछी जा चुकी है। तो हेनरी का नियम जो होता है वो कहना क्या चाहता है, जो हेनरी का नियम होता है ये कहना चाहता है कि आपको भी समझाता हूँ। पहले ये थ्योरी है जो इतनी समझो। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस को स्थिर ताप माना जाता है। स्थिर ताप 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस की द्रव्य घुलनशीलता, ठीक, किसी गैस की द्रव्य घुलनशीलता मतलब कोई गैस द्रव में घुल रही है, घुलनशीलता को गैस के दाब के समानुपाती माना जाता है। समानुपाती कैसे माना जाता है? अब ये जो हमने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के जरिए समझाऊंगा मैं आपको। अब ये हमारा एक बीकर है, बीकर गिलास कुछ भी मान सकते हो। ये हमारा बीकर ये गिलास है, ठीक है। इसमें हमारे इतने हिस्से में क्या है, हमारा जल है, और इतने हिस्से में हमारी गैस है, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा पिस्टन है। इस पिस्टन द्वारा हम दाब लगा रहे हैं, ठीक है। अब जो हम दाब लगाएंगे, जो हमारा दाब प्रेशर पड़ेगा CO2 गैस पर, जो CO2 गैस है वो द्रव में घुलने की कोशिश करेगी, और जब द्रव में घुलने की कोशिश करेगी तो उस पर हमारे कुछ बुलबुले बनेंगे जो एक दूसरे टकरा के दूर हटने लगेंगे, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को ही हेनरी का नियम कहते हैं। और जो दाब लग रहा है, इस दाब के कारण जो द्रव में गैस की जो मात्रा है, जो द्रव में गैस की मात्रा है, घुली मात्रा है गैस की द्रव में, उसको हम m से दर्शाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ, पूरी डायग्राम का मतलब ये हुआ, और पूरी थ्योरी का मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक में लिखा जाता है। m का मतलब हो गया हमारा द्रव में गैस की मात्रा, ठीक है, जो हमारी ये है। और अनुक्रमानुपाती का मतलब है, अगर द्रव में गैस की मात्रा बढ़ेगी तो प्रेशर भी ऑफकोर्सली बढ़ेगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तभी तो हमारी गैस की मात्रा बढ़ेगी, और वो एक दूसरे से फटाफट टक्कर करने लगेंगे। जैसे हमने दाब लगाया वैसे ही CO2 गैस द्रव में घुलने की कोशिश करेगी और तेज तेज टक्कर करेगी इधर उधर, इसके अणु आपस में टकराने लगेंगे। तो उस तीव्र गति के कारण अणु आपस में टकराएंगे, और टकराने के कारण हमारा ये हेनरी का नियम जो है, उस दाब के गैस द्रव में गैस की मात्रा दाब के समानुपाती हो जाती है। तो इसलिए यहाँ से जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट H या K लगाते हैं। तो यही हमारा पूरा संपूर्ण हेनरी का नियम कहलाता है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर हम गैस की द्रव में गैस की मात्रा को m लिखते हैं, P हमारा प्रेशर दाब को शो करता है, और बाकी हमारा K कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट होता है नियतांक। आई होप कि आपको ये नियम अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं। लेकिन 2 मिनट बच्चों, यहाँ पर हमारी भी हेनरी की सीमाएँ भी होती हैं, तो हमें हेनरी की सीमाएँ भी अभी लिखनी होगी। इसमें इसकी कुछ लिमिट्स होती है, सीमाएँ होती हैं। चलिए अब सीमाओं की ओर बढ़ते हैं। अब इसकी सीमाएँ क्या होती हैं? हेनरी के नियम की सीमाएँ। हेनरी के नियम की सीमाएँ जो होती हैं हमारी, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है। अब शर्तें क्या होती हैं? पहली होती है हमारी, इसकी शर्त पहली होती है, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दाब बहुत अधिक ना हो, ठीक है। दूसरी होती है, ताप कम नहीं होना चाहिए। दाब अधिक ना हो, ताप कम ना हो। और थर्ड लिख सकते हैं हम, गैस विलायक में कम घुलनशील होनी चाहिए, ठीक है। जो गैस होती है गैस विलायक में कम घुलनशील हो, कम घुलनशील हो। ठीक है, ये इसकी सीमाएं होती हैं। दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप कम नहीं होना चाहिए, गैस विलायक में कम घुलनशील होना चाहिए।
अगर तुम उस बीकर के अंदर, मान लो जो मैंने ऊपर अभी बीकर बनाया था, ये जो बीकर बनाया था, अगर इस पर आप दाब अधिक डालोगे तो बीकर पर असर पड़ेगा, बीकर टूट सकता है। ठीक है, दाब अधिक लगाओगे तो गैस जरा में घुलने की अधिक कोशिश करेगी, प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बाहर इसके हम लोग जा नहीं सकते, तो प्रेशर बनेगा और टूट सकता है। तो इसलिए दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और ताप कम नहीं होना चाहिए। ताप कम होगा तो इसमें जो ठंडकपन होता है, मतलब कुछ भी होगा इसके अंदर, वो चीज़ जल्दी ख़राब हो सकती है। ठीक है, उस चीज़ में अगर ताप कम नहीं होगा, मतलब अगर ताप कम होगा तो तब दिक्कत हो सकती है इसमें। ठीक है, CO2 गैस द्रव में जल्दी से घुल नहीं पाएगी। और जो इसका अगर कुछ भी जैसे पेप्सी की बोतल होती है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसमें हमारा सोडा लाइम होता है, तो उसका हमारा प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कि हमें पेप्सी की ठंडक का एहसास नहीं हो पाएगा सही से। गैस विलायक में कम घुलनशील होनी चाहिए, ठीक है, कैसे होगी कम घुलनशील? अगर ये गैस विलायक में थोड़ी ही मात्रा में घुलनशील होना चाहिए, पूर्ण घुलनशील नहीं होना चाहिए। जैसे पेप्सी की बोतल को एकदम खोलते हैं तो एक आवाज़ होती है, एक ध्वनि के साथ वो खुलती है, तो उस ध्वनि में वो गैस जो बाहर होती है, वो वह गैस बाहर होती है जो कि पूर्ण रूप से घुली ना हो। ठीक है, तो इसलिए गैस कम ही घुलनशील होनी चाहिए। तो इसकी ये शर्तें पूरी हो चुकी हैं, तो मिलते हैं हम इसके अनुप्रयोग में। तो अब इसका अनुप्रयोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसके अनुप्रयोग है हमारे पास। अनुप्रयोग क्या कहता है कि अधिक ऊंचाई पर पर्वतारोही के रक्त में O2 की कमी होने लगती है, जिससे उसे कमजोरी महसूस होती है तथा ये अनेक्सिया रोग उत्पन्न करता है। तो मतलब जब पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर होगा, ठीक है, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है ये। जब पर्वतारोही वो होता है जो कोई चढ़ाई करता है, पर्वत के ऊपर जो चढ़ाई करता है, जो वह अधिक ऊंचाई पर होता है, जहाँ पर उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, उसको ऑक्सीजन पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती, तो उस स्थिति में उसके शरीर में O2 की कमी होने लगती है, और O2 की कमी होने के कारण उसको कमजोरी महसूस होती है, जिस कारण ये एनीमिया रोग का मुख्य कारण बनता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बहुत लोग उच्च दाब पर बंद करते हैं। सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बहुत लोग उच्च दाब पर बंद करते हैं। अगर हम CO2 की घुलनशीलता को बढ़ाएंगे नहीं तो सोडा वाटर में दिक्कत आ सकती है। अगर CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बहुत लोग उच्च दाब पर बंद करते हैं, क्योंकि उनको उच्च दाब पर बंद किया जाएगा तो वे स्थिर टेम्परेचर में रहेंगे। ठीक है, उनका टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा, मतलब शुद्ध प्रक्रम की तरह काम करेगी। एक शुद्ध प्रक्रम आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी में, तो उस बात ये कार्य करेगी फिर। थैंक यू, आई होप आपको ये अनुप्रयोग समझ आए होंगे।